साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज है वेडनेसडे और वैसे तो हम लोग डेली कर रहे हैं इकोनॉमिक्स, लेकिन आज मैं ये सोच करके कि हमें एक दिन पूरे हफ्ते में हमें प्रैक्टिस भी रखनी चाहिए, तो उसके लिए मैं लेकर के आया हूँ ध्येय IAS। इसका जो टेस्ट सीरीज है और ये टेस्ट नंबर 4 है। आप लोग अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। और विशेष तौर से इसमें है पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी। तो हम करेंगे आज पॉलिटी के कुछ सवाल जो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। इसका जो PDF सेट है वो आप कहीं से भी ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिएगा पहला सवाल पे हम लोग चलते हैं सीधे। और इस बार मुझे लगता है कि GS का जो सेक्शन है इसमें वो काफ़ी अच्छा है। और अगर आप चाहते हैं जो आने वाले एग्ज़ाम्स हैं PCS या फिर UPPSC RO, चाहे वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का हो या फिर ये वाला, दोनों के लिए अच्छा सेट है, आप देख सकते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि इसमें नॉट है या नहीं है। मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए करा रहा हूँ, बाकी आप लोग इंग्लिश मीडियम के हिसाब से चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है भारतीय संविधान में प्रावधान और देश, कौन सी चीज कहाँ से ली गई है, ये चीजें हमें देखनी है। तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है एकल नागरिकता, यानी कि जो विदेश हैं वहां पर, जैसे अमेरिका है USA, वहां पर दोहरी नागरिकता है। इस देश की नागरिकता अलग होती है, स्टेट की नागरिकता अलग, लेकिन हमने एकल नागरिकता का प्रावधान किया और जो कि ब्रिटेन की देन है। दूसरा है संविधान की सर्वोच्चता, संविधान सर्वोपरि है, ये बात हमने सीखी USA से, ये बात बिल्कुल सही है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, तो साथियों ये एक्चुअल में जो हमारे यहाँ पे सिस्टम स्थापित है, पूरी व्यवस्था है, वो कानून से ही मैनेज्ड होता है, इसलिए। लेकिन ये जो व्यवस्था है USSR से नहीं ली गई है, बल्कि ये ली गई है जापान से। तो आपको यहीं पे ध्यान रखना है। और नॉट में तो आंसर आपका यही हो जाएगा, राइट आंसर, लेकिन फिर भी आप अगला वाला जरूर पढ़िएगा। संविधान संशोधन की प्रक्रिया कहाँ से ली? साउथ अफ्रीका से। तो इस तरीके से आपको चारों ऑप्शन को ध्यान में रखना है, कोई भी सवाल कहीं से भी बन सकता है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा सवाल हो जाए, 10 मिनट का ही टारगेट लेकर के चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी एक संविधान की संघीय विशेषता, ये तो है ही, और साथ में आपको नोट पे जरूर ध्यान देना है, अगर नोट पे नहीं ध्यान देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। संघीय का मतलब होता है एक यूनियन। तो यूनियन में आप देखेंगे कि एक केंद्र होता है और साथ ही साथ उसमें रोल होता है स्टेट्स का। तो स्टेट मिलकर के केंद्र के साथ एक यूनियन बनाते हैं, तो वहां पर दोनों का हित आवश्यक होता है। तो दोनों के लिए इस प्रकार से क्लासिफाई किया जाता है कि दोनों का अस्तित्व बना रहे, स्टेट का भी और सेंटर का भी। तो उसके लिए लिखित संविधान होना बिल्कुल जरूरी है, ताकि दोनों आपस में टकराए नहीं। तो ये बात तो सही है, संघीय संविधान की विशेषता है। अगला लिखा है एकल संविधान। तो ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं कि एक संविधान अगर होगा तो यूनियन और स्टेट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये ऐसी विशेषता है जो यूनियन यानी कि संघीय सरकार के लिए नहीं है, बल्कि ये एकात्मक सरकार के लिए है। तो ये एकात्मक संविधान का के लिए विशेषता है, इसलिए ये आंसर नहीं है, मतलब ये नहीं वाले के लिए सही आंसर है। कठोर संविधान बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कठोर संविधान होगा तभी केंद्र कोई संशोधन करने से पहले राज्यों की परमिशन भी लेगा। तो यहाँ पे भी उसका रोल है। और संविधान की सर्वोच्चता ये तो है ही, दोनों के लिए संविधान सबसे ऊपर रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पर आपको पॉइंट देखना है सत्य कथन। तो पहले ये काम आप जरूर करिएगा और आदत बनाइएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। संविधान संशोधन विधेयक का प्रारंभ केवल लोकसभा में प्रस्तावित करके किया जा सकता है। तो पहली बात तो आप ध्यान रखें कि ऐसी रेयर कंडीशन वैसे तो बहुत कम होती है, लेकिन अगर है भी तो आपको ध्यान रखना है कि ऐसा कोई पाबंदी नहीं है। ये लोकसभा में भी आ सकता है और राज्यसभा में भी, ये दोनों में ही आ सकता है। तो यहाँ आप अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यानी कि पहला स्टेटमेंट तो आपका गलत है। दूसरा, संशोधन के संबंध में दोनों सदनों की असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो मामला है आपके सामने दिया हुआ, ये संविधान संशोधन के मामले में है, यानी कि संविधान संशोधन के, सॉरी थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ था।
तो संविधान संशोधन के मामले में तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों सदनों में असहमति होने पर संयुक्त बैठक का प्रावधान है। तो सॉरी, यहाँ पर संयुक्त बैठक की जो प्रावधान है वो केवल साधारण विधेयक के लिए है, तो आपको ध्यान रखना है। तो चाहे वो विधेयक आपका संविधान संशोधन का हो या फिर वित्त विधेयक, जिसे आप धन विधेयक भी कहते हैं, उसका हिस्सा होता है, तो उनके लिए कोई भी संयुक्त बैठक का प्रावधान यानी कि ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान नहीं है। तो यहाँ पर कौन से कथन सत्य है? तो कोई सा भी सही नहीं है, ना पहला ना दूसरा, इसलिए राइट आंसर इज डी। इस तरीके से आपको सवाल सॉल्व करने होते हैं। मूल अधिकारों की रक्षा हेतु रिटों को जारी करने का अधिकार प्राप्त किसको है? तो ये आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट भी जारी करता है और हाई कोर्ट भी। इस प्रकार की रिट संसद नहीं जारी कर सकती, तो इसलिए आंसर है ए और डी। यहाँ पर आर्टिकल नंबर 32 और यहाँ पर 226 226, तो ये देख सकते हैं। आर्टिकल जरूर याद करते रहिएगा, साथ में मैं यहाँ से ऐड करता चलूंगा, आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है या सत्य हैं? तो सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पर बात जो देखनी है वो सत्य है, असत्य वाले नहीं देखने हैं। यदि राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करे तो संसद उस पर कानून बना सकती है, ये बिल्कुल सत्य वचन है। तो अगर राज्यसभा, ये जो अधिकार है एब्सोल्यूट राइट है राज्यसभा का, यानी कि राष्ट्रीय महत्व का कोई घोषित करना है विषय और उस पर राज्य सूची पर भी केंद्र सरकार बना सकती है, तो वो राज्यसभा का ही अधिकार इस पर बनता है। ऐसी विधि अधिकतम 1 वर्ष तक प्रभावी रहेगी, ये बात भी सत्य है, यानी कि ए भी सत्य है और बी भी सत्य है। इसलिए फाइनली आंसर 5 का सी, दोनों ही कथन सत्य है। 1 वर्ष से ज्यादा वो प्रभावी नहीं रहेगी। साथियों, यहाँ पर समझाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, अगर समझाऊंगा तो सवाल में समय लग जाएगा ज्यादा, इसलिए आप बस सवाल करते रहिएगा। अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर आपको देखना है कि जो अंतर्राज्यीय परिषद है तो उसका आर्टिकल एक तो आपके लिए जरूरी है 243 243 के अंतर्गत ये बनाई जाती है। 243 सॉरी मैं गलत कह गया, 263 263, हाँ 263 आर्टिकल है यहाँ पे। अब इसमें कौन सा कथन असत्य है? असत्य को आप विशेष ध्यान रखिएगा कि असत्य वाला ही आपको ध्यान रखना है। पहली बात, यह एक संवैधानिक निकाय है, तो ये बात तो आपको यहीं से पता चल गई कि यहाँ पर जो आर्टिकल नंबर 263 में वर्णित होने की वजह से ये संवैधानिक तो हो गई, क्योंकि संविधान में इसका वर्णन है। दूसरा, इसके गठन का अधिकार संसद को है, ये यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है। ये अधिकार है राष्ट्रपति का, तो प्रेसिडेंट अगर चाहे तो ये बना सकता है संवैधानिक वो अंतर्राज्यीय परिषद। तो कहने के लिए आंसर तो है यही, लेकिन इसके अलावा बाकी जो है वो भी आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये सत्य है। अध्यक्ष प्राइम मिनिस्टर होता है और नेचर होती है सलाहकारी, यानी कि एडवाइस दे सकता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, अनुच्छेद 136 के तहत आर्टिकल याद कर लीजिएगा, सर्वोच्च न्यायालय किस एक निर्णय के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाजत नहीं दे सकता? तो आप समझ सकते हैं हाई कोर्ट से अपील होती है, सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई भी ट्रिब्यूनल होता है, चाहे वो प्रशासनिक हो या अन्य, उसके लिए भी, और जिला न्यायालय में भी हो सकता है, लेकिन सैनिक न्यायालय के लिए कोई भी अपील नहीं की जा सकती, वो अपर कोर्ट यानी कि सुप्रीम कोर्ट में। तो इसलिए राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? नोट करते रहिएगा साथियों, क्योंकि नोट का बिल्कुल यहाँ पे उल्लेख जरूरी है, अगर ये नहीं करेंगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो स्थानीय स्वशासन को बहुत सारी सेक्शन दिए गए हैं, जिसमें जन स्वास्थ्य, स्वच्छता, जन उपयोगी सेवाएं, ये तीनों, और लोक व्यवस्था का अनुरक्षण। तो यही है राइट आंसर एक्चुअल में, क्योंकि लोक व्यवस्था का काम राज्य सूची का है, यानी कि ये स्थानीय स्तर पर नहीं दी जा सकती, क्योंकि पुलिस और जो लोक प्रशासन होता है वो राज्य सूची का विषय है, स्थानीय स्वशासन का नहीं। अगर आपने ये सब चीजें पढ़ी होंगी तो बड़ा आसान है इनको करना। नेक्स्ट, सवाल नंबर 9, तो यहां पर आपको देखना है कि निम्नलिखित पर विचार करना है। यहां पर पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन है, सवाल को पढ़ लीजिएगा। संविधान में वर्णित नीति निर्देशक तत्वों में समाहित हैं, यानी कि डीपीएसपी में कौन कौन सी चीजें आती हैं वो आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे पहले समान नागरिक संहिता, यानी कि ये आपका, ये भी निर्देशक तत्वों में है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उनको पढ़ सकते हैं 36 से लेकर के 51 तक। तो आर्टिकल्स आपको जरूर याद होने चाहिए, अगर आर्टिकल याद नहीं है तो दिक्कत हो जाएगी।
छोटे परिवार का मापदंड कोई मतलब नहीं है, इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। डीपीएसपी वो होते हैं जिनको लेकर के सरकार अपनी पॉलिसी निर्माण करती है, सरकार इन्हीं चीज़ों को देख करके काम करती है। समान कार्य के लिए समान वेतन बिल्कुल है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, ये तो बहुत बात की बात है। तो आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट और थर्ड, यानी कि आप देख सकते हैं पहला और तीसरा, यहाँ पर तीनों को मिला करके बात हो जाती है। रही बात इनकी, तो मैं इनका बता देता हूँ। समान कार्य के लिए समान वेतन आर्टिकल नंबर 44, और एक समान ये नागरिक संहिता, ये आर्टिकल 39D। तो यहाँ पर ये सारी चीजें आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट, एक सदस्यीय संसद सदस्य की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार, तो आपको पता है कि 2 माह यानी कि 60 दिन तक अगर अनुपस्थित रहता है तो व्यक्ति को बाहर निकाल दिया जाता है। तो यही है 2 माह, यानी कि आंसर नंबर बी इसका राइट आंसर है, ये आप लोग देख सकते हैं। फिर है संविधान के अनुच्छेद 352 में मंत्रिमंडल शब्द को संविधान में सम्मिलित किया गया। तो ये किया गया था 44वें संविधान संशोधन द्वारा, और ये किया गया था 1978 में। आपको मैं यहाँ पे एक बात बता दूं, ये जो शब्द है मंत्रिमंडल, ये पूरे संविधान में केवल एक ही आर्टिकल में है, और वो है 352 में, 352 में, और ये भी जोड़ा गया था बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। अगला है सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में सत्य नहीं है। तो साथियों आपको नोट वाला बिल्कुल ध्यान रखना है, तो नोट वाला करना है। पहला, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना अनिवार्य है। तो लीजिएगा पहले ही सिस्टम यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये सत्य नहीं है, क्योंकि लोकसभा में इसको कारण बताना कोई आवश्यक नहीं होता है। तो इसलिए राइट आंसर तो है ए ही, लेकिन फिर भी आप अन्य चीजों को समझ सकते हैं। लोकसभा में यदि यह पारित हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए अविश्वास प्रस्ताव पास नहीं होने देती सरकार, क्योंकि अगर सरकार के खिलाफ ये पारित हो जाता है तो उसको त्यागपत्र देना पड़ता है। और दूसरा, पूरे मंत्रिपरिषद के विरुद्ध लाया जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है कि सामूहिक उत्तरदायित्व होता है लोकसभा के प्रति मंत्रिपरिषद का। तो चौथे का तो कोई ऑप्शन का मतलब है ही नहीं, तो इसलिए राइट आंसर 12 का ए है। नेक्स्ट सवाल नंबर 13, एक मंत्री जो किसी राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उसे कितने दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से किसी एक सदन का सदस्य बनना पड़ेगा। तो आपको पता होगा कि कोई भी मंत्री अगर बनना है तो उसके लिए राज्य विधानमंडल की बात है तो एमएलए या एमएलसी होना जरूरी है, लेकिन 6 माह से अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, कहीं से चुना हुआ नहीं है, तो वो 6 माह तक भी व्यक्ति किसी मंत्री पद पर आ सकता है, और ऐसा 6 माह का टाइम है, इसलिए 180 दिन 13 नंबर सवाल पे। तो राइट आंसर इज ए। संघीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधान का वर्णन है। आर्टिकल सीधे सीधे याद करना है, अगर आर्टिकल आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है। आर्टिकल नंबर 239 यानी कि 239। आप एक बात और बताइएगा, जो दिल्ली के लिए स्पेशल है वो कौन से आर्टिकल में है, वो आप देख करके मुझे बताइएगा, ताकि मैं थोड़ा सा ये समझ सकूं कि आप लोग थोड़ा सा साथ दे रहे हैं। नेक्स्ट सवाल, संविधान की विषय सूचियों में से दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है। यानी कि जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसके पास हैं, कहने का मतलब ये है। तो अवशिष्ट शक्तियां आपको पता ही है, जो बची खुची शक्ति रह गई थी वो संसद के पास ही हैं। तो यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। तो आपको पता है कि केंद्र सूची होती है, राज्य सूची होती है और समवर्ती सूची होती है। तो केंद्र सूची में केंद्र सरकार, राज्य सूची में राज्य सरकार, और समवर्ती में दोनों मिलकर के नियम कानून बना सकती हैं, और जो बची कुची शक्तियां हैं वो किसके पास, संसद के पास जाती हैं। राज्य सूची के विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति का वर्णन है। तो ये आपको फिर आर्टिकल याद करना है। तो अगर आपातकाल है और इस पर संसद ही कानून बना सकता है राज्य सूची पे, तो ये आर्टिकल नंबर 250 का विषय है। तो आपको आर्टिकल तो बिल्कुल याद करने पड़ेंगे। इसमें ही आप देख लीजिएगा कितने सारे आर्टिकल्स हैं जो आप लोग याद कर चुके हैं। तो 250 में क्या है, ये 249 से शुरू हो जाता है वैसे, स्पेशली आप अगर देखें तो आप 249 से पढ़ सकते हैं आर्टिकल, और आगे ये विशेष हैं 249, 50, 51, 52 इस तरीके से। तो राज्य सूची पर बनाए जा सकते हैं।
नेक्स्ट, आपातकाल की घोषणा होने पर अनुच्छेद 358 के आधार पर कौन सा एक मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है? तो आपको पता है 358 के तहत कौन सा अधिकार, ये है आर्टिकल 19। तो आप देखेंगे कि 358 के तहत तो निलंबित हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है आर्टिकल नंबर 19। और 359 के तहत, 359 के तहत आपका भाग 3 के जो अधिकार हैं वो पूरे सस्पेंड हो जाते हैं, केवल 20 और 21 को छोड़ करके। तो 358 और 59 में आप समझ गए, दोनों में ही मूल अधिकारों का सस्पेंशन होता है, लेकिन 358 में आर्टिकल नंबर 19 का और 359 में भाग 3 के सारे अधिकार केवल 20 और 21 को छोड़ करके। उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। तो आप देख सकते हैं औपचारिक महाभियोग ये तो है ही नहीं, क्योंकि महाभियोग की प्रक्रिया केवल राष्ट्रपति के लिए है। राज्यसभा द्वारा संकल्प पारित करके पूर्ण बहुमत द्वारा, बिल्कुल सही बात है। उपराष्ट्रपति को अगर हटाना है तो सबसे पहले जो प्रावधान आएगा वो राज्यसभा में आएगा और वो पूर्ण बहुमत से इसको पारित करेगी। उसके बाद लोकसभा की केवल सहमति आवश्यक है और उसके बाद उपराष्ट्रपति को हटा दिया जाएगा अपने पद से। तो इसलिए राइट आंसर है बी। अगला सवाल, हाल ही में केरल ने सर्वोच्च न्यायालय में नागरिकता संशोधन अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिका दायर की है। यह याचिका संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत दायर की गई है? इसको तो आप ऐसे याद कर लीजिएगा, आर्टिकल नंबर 131। ये सुप्रीम कोर्ट के कुछ आर्टिकल्स हैं, वहां पर आप देख सकते हैं। तो एक्चुअल में अपील होती है, तो विशेष प्रकार की अपीलीय अधिकारिता है आर्टिकल 131 में, तो उसी के तहत ये सवाल बना हुआ है, आप देख सकते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सही हैं? तो 20 सवाल पे हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं इसके टॉपिक। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। विधायिका और कार्यपालिका, तो आपको पता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका, क्योंकि विधायिका और कार्यपालिका का विभाजन नहीं होता है, ये तो एक दूसरे के पूरक हैं। तो एक अनुच्छेद आप मुझे बताइएगा जिसमें कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण दिया गया है, वो आप आर्टिकल मुझे बताएं। तो कौन सा आर्टिकल है? तो यहाँ पे एक दूसरे का विभाजन नहीं है बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, तो ये सही नहीं हो सकता। संविधान केंद्र और राज्य दोनों में संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है, ये बिल्कुल सही है। तो दोनों ही संसदीय प्रणाली हैं, दोनों में ही सदन बटे हुए हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस, इसलिए राइट आंसर है बी। तो 21 का आंसर हो जाएगा बी। राज्य विधान परिषदों को, तो ध्यान से यहाँ पे देख लीजिएगा, राज्य विधान परिषदों को पहली बात समाप्त नहीं किया जा सकता। दूसरा, इसी पे एक को देख लीजिएगा, आपको आर्टिकल 159 159 के तहत, सॉरी 169 169 के तहत आपको पता है कि राज्य विधान परिषद को समाप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो भंग करने की बात नहीं हो रही है, भंग नहीं किया जा सकता जब तक वो रहेगी बनी हुई किसी भी राज्य में, लेकिन उसको समाप्त किया जा सकता है। तो भंग होना समझ रहे हैं ना, जैसे आप समझते हैं लोकसभा का विघटन होता है या भंग होती है, या विधानसभा भंग होती है 5 साल बाद या बीच में भी, तो ऐसे किसी प्रकार का प्रावधान नहीं है। तो जो विधान परिषद है वो भंग नहीं हो सकती, लेकिन आप समझ सकते हैं उसको समाप्त किया जा सकता है। तो आप देख लीजिएगा जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, समाप्त नहीं किया जा सकता। ये तो ऐसा सही नहीं है, क्योंकि 169 में आपको पता है हो सकता है। भंग किया जा सकता है, ये इसलिए नहीं हो सकता। भंग किया जा सकता है, भंग नहीं किया जा सकता है, हाँ ये बात बिल्कुल सही है, भंग नहीं किया जा सकता। और भंग और समाप्त दोनों किया जा सकता है, ये गलत है। तो इसलिए राइट आंसर इज सी। तो ये बहुत छोटे छोटे सवाल आते हैं साथियों, बाकी तो हमें पढ़ा हुआ तो सब कुछ होता है, लेकिन थोड़ा सा बस ध्यान रखने वाली बात होती है और कुछ नहीं। निम्नलिखित में किस संविधान संशोधन द्वारा 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गई? तो 8वीं अनुसूची में आपको पता है कि 22 भाषाएं हैं और इसमें धीरे धीरे करके जोड़ी गई हैं। तो लास्ट वाला जो संविधान संशोधन हुआ वो हुआ 92वां संविधान संशोधन 2003 में। तो इसमें 4 भाषाएं जोड़ी, इससे पहले 3 भाषाएं जोड़ी गई थी और उससे पहले 1 भाषा। तो मूल संविधान में आपको ध्यान रखना था कि कितनी जो भाषाएं थी मूल संविधान में, वो मुझे बताएं आप लिख करके कि मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी। वो संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति को क्षमादान की जो शक्तियां प्राप्त हैं वो हैं, विधायी शक्तियां वो होती हैं जिसमें कानून बनाया जाता है,
कार्यपालिका शक्ति, उनका एक्टिवेशन होता है लागू करने से। न्यायपालिका, तो आप समझ सकते हैं कि क्षमा का करने का काम जुडिशरी का होता है, तो इसलिए ये शक्ति है आपकी आर्टिकल नंबर 23 में, ये जुडिशरी पावर है राष्ट्रपति की। नेक्स्ट सवाल, उपराष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने के दौरान राज्यसभा के सभापति के रूप में कौन कार्य करता है? तो आपको पता होगा कि अगर राज्यसभा का सभापति नहीं है तो उस राज्य का उपसभापति ये काम करेगा, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ऐसे ही होता है। सवाल नंबर 25, निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य है? साथियों इस सवाल को जरूर ध्यान रखिएगा, ऐसी चीजें बहुत जरूरी होती हैं। केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण 42वें संविधान संशोधन की देन है, पहली बात। तो एक बात तो हो गई है, तो इसमें आप देखेंगे कि असत्य बताना है। ये बात सत्य है कि इसका जो जोड़ा गया था, इसमें एक नया भाग जोड़ा गया था 42वें संविधान 1976 के द्वारा, वो था 14A ट्रिब्यूनल्स का, तो उसमें ये जोड़ा गया था, तो ये वाला तो सत्य है, असत्य नहीं हो सकता। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, ये गलत है। राष्ट्रपति नहीं बल्कि इसको करती है संसद। ऊपर जो मामला था वो परिषद का था, अंतर्राज्यीय परिषद का। ये मामला है केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का, तो इसलिए ये गलत है, यानी कि यही राइट आंसर हो जाएगा, केवल बी। ये गलत है और ये सही था, तो आपको गलत बताना है, तो इसलिए राइट आंसर है बी। भारतीय संविधान की कुल 15 महिलाओं सदस्यों में से एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो साथियों आपको ये सवाल देख लेना है, क्योंकि भारतीय संविधान में जो महिला चुनी गई थी वो थी 15, और उसमें से जो मुस्लिम थी केवल, वो थी बेगम आजाद रसूल। तो ये आपको विशेष ध्यान रखना है कि एकमात्र मुस्लिम महिला थी इसमें। नेक्स्ट, राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए अनुसूची, ये तो आपको याद ही होगी, नवी अनुसूची 27 का भी सीधे सीधे है। आपको सारी अनुसूचियां याद करनी है और सारे भाग याद करने हैं, इसको तो आप छोड़ ही नहीं सकते। 42वें संविधान संशोधन द्वारा कुछ विषयों को राज्य से संवर्धित सूची में शामिल किया गया, वह विषय जो इसमें सम्मिलित नहीं है, ध्यान से। तो आपको पता होना चाहिए कि वैसे तो 5 चीजें, तो मैं लिख देता हूं, शिक्षा, वन, मापतोल, ठीक है, और आपका वन और वन्यजीव संरक्षण, और इसके अलावा आपका एक प्रशासनिक और था न्याय वाला प्रशासन, ऐसे लिख लीजिएगा। तो ये शामिल थे, क्योंकि 5 चीजें ट्रांसफर की गई थी, कहां से? राज्य सूची से संवर्ती सूची में। तो इसमें बताना है कि नॉट, नाप और तोल ये तो थी, शिक्षा और वन ये भी था, न्याय और प्रशासन ये भी था, और नहीं था तो क्या? विवाह एवं तलाक, यानी कि 28 का सवाल है, सवाल नंबर, आंसर नंबर डी। 29, सही कथनों पर विचार करना है। भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, ये सवाल नंबर कौन सा है, इसको देख लीजिएगा एक बार, 29 सवाल। तो इसमें आपको देखना है, बिल्कुल सही बात है, भारत में संघीय प्रणाली का ही प्रावधान है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है। तो साथियों आप देख सकते हैं कि ये बात सत्य है कि संघीय प्रणाली है, यानी कि स्टेट को भी बराबर का दर्जा दिया हुआ है, और ये बात भी सत्य है कि एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है ताकि समय आने पर पूरा देश एक हो सके। लेकिन ये कारण इसका नहीं है, क्योंकि दोनों व्यवस्था अलग हैं। ये एकात्मक सरकार का मामला है और ऊपर संघात्मक सरकार का मामला है। तो दोनों विशेषताएं भारतीय संविधान में रखी गई हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे का रीजन कारण नहीं है। दोनों बात सत्य है, ये भी सही है, बात ये भी सही है, इसलिए ए और बी दोनों सही हैं, लेकिन एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट 30, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक CAG कैग को उसके पद से जिस ढंग और जिस आधार पर हटाया जा सकता है वो किससे संबंधित है? तो आपको पता ही होगा, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं CGI, इसके आधार पर ही इनके जैसे ही तरीके से इनको हटाया जा सकता है और अलग किया जा सकता है। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। 30 सवाल हमने कर लिए और आप इस पे प्रैक्टिस करिएगा, बस इन चीज़ों को जोड़ते जाइएगा और करते जाइएगा। चलिएगा आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।